स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा's बायोकेम क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था अपना चैप्टर 1 क्लास 9 का केमिस्ट्री का, जिसका नाम था मैटर अराउंड अस। और आज उसी वीडियो में मैं आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करूंगी, उसी चैप्टर का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकली पूरे के पूरे मैटर को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। बेसिकली ऐसे 5 पार्ट्स में किया गया है, बट आप लोगों को डिटेल सिर्फ 3 का ही पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो चलिए हम लोग उसकी प्रॉपर्टी को समझते हैं। साथ में मैं प्रॉपर्टी को समझाने के साथ साथ उसके डिफरेंस को भी समझा दूंगी इसी वीडियो में। सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसके नाम से हम लोग बचपन से ही बहुत कुछ देखते आए हैं, समझते आए हैं, सुनते आए हैं। क्लियर? नाउ मान लिया ये मैंने एक बॉक्स बनाया है और इन तीनों ट्रायंगुलर जो शेप बनाया है, उन तीनों का वॉल्यूम सेम है। क्लियर? मैं पहले बता दूं, तीनों का वॉल्यूम सेम है। ये सॉलिड की बात करती हूँ, यहाँ लिक्विड की बात करूंगी और यहाँ मैं गैस की बात करूंगी। आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक ऐसा मैटर है जो तीनों स्टेट में पाया जाता है इजीली। आई एम सेइंग इजीली, क्योंकि सारे मैटर तीनों स्टेट में पाए जा सकते हैं इन स्पेशल कंडीशन इजीली, और जिसे हम लोग यूज भी करते हैं अपने डेली लाइफ में। एंड दिस इज वाटर। वाटर की अगर आइस बना ली जाए तो वो सॉलिड बन जाता है। वाटर जो हम लोग पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और वाटर का जब स्टीम यानी भाप बन जाता है तो वो गैसियस स्टेट में होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर वाटर का ही तीनों एग्जाम्पल लिया है, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? ना यहाँ मैंने एक लिखा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। इट इज नथिंग, ये फिर आगे की वीडियोस में, आगे के चैप्टर्स में आप लोगों को पढ़ना है, ये क्लियर हो जाएगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, इट मीन्स साधारण भाषा में अगर आप समझिए तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का वजन है 18 ग्राम। फिलहाल अभी आप इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको ये और दूसरे चैप्टर में पढ़ना है। वाटर के एक मॉलिक्यूल का वजन है 18 ग्राम। यहाँ मैंने जितने भी बॉल्स बना रखे हैं वो सब एक वाटर के मॉलिक्यूल है। इट मीन्स कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। दिस इज H2O, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि कोई भी मैटर जो होते हैं वो किसी न किसी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के ही द्वारा बने हुए रहते हैं। तो आइस बना हुआ है वाटर से, ये वाटर भी बना हुआ है वाटर के ही पार्टिकल से यानी H2O से, और ये स्टीम भी बना हुआ है वाटर से। लेकिन सबका सिर्फ फिजिकल स्टेट ही अलग अलग है ना। तो ये इसका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है वाटर, और ये इन तीनों का वॉल्यूम सेम है। अब इस सारे वाटर के पार्टिकल्स को देख करके आपको कुछ अंदाजा हुआ? चलिए मैं बताती हूँ। जब सॉलिड की बात करती हूँ तो इसके जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं, देखिए आपस में एकदम कितने अच्छे से फर्मली जुटे हुए हैं, एक जगह है। इट मीन्स कि इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत ज्यादा है। कभी तो सभी आपस में सटे हुए हैं, जुटे हुए हैं आपस में। सॉलिड की तुलना में लिक्विड का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा कम है, इसलिए यही वाटर के पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर चले गए। गैसियस स्टेट में जैसे ही वाटर आता है, इसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गया, यानी हम लोगों ने इसे इतना हीट दे दिया कि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गया, जिसकी वजह से ये और दूर दूर चले गए। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों को समझ में आ गया ना। अगर हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें, जो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था, तो देखिए स्पेस यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस कितना कम है, यानी इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल है, यहाँ मॉडरेट है, यानी इट मीन्स कि यहाँ पर इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड थोड़ा सा ज्यादा है, और गैसियस स्टेट में आने के बाद इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी ज्यादा हो गया। क्लियर? चलिए अब इसी डायग्राम के द्वारा हम लोग डेंसिटी की भी बात कर ले। डेंसिटी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मास बाय वॉल्यूम। क्लियर? वॉल्यूम तो मैंने तीनों का सेम ले रखा है। चलिए वॉल्यूम तीनों का सेम है। मास
अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि 18 ग्राम है, तो यहाँ पे लगभग कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। इट मीन्स इस पूरे का मास कितना हो जाएगा 16 इंटू 18। यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मास कितना हो जाएगा 8 इंटू 18। यहाँ 1 2 3 4 इंटू 18। तीनों में मास इसका सबसे ज्यादा है और वॉल्यूम तीनों का सेम है, जिसे मैंने भी से डिनोट किया है। तो बताइए डेंसिटी किसकी होगी सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड की, देन लिक्विड की, देन गैस की। क्लियर? तो इस डायग्राम के द्वारा मैंने आप लोगों को डिफरेंसेस समझाने की कोशिश की है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में। चलिए अब हम लोग इसकी सारी प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज, किस प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को क्लासिफाई किया है, अब मैं ये बताने जा रही हूँ। पहला हम लोग शेप की बात करते हैं। शेप, किसी भी सॉलिड का शेप ये फिक्स होता है, ठीक है, ये हमेशा फिक्स होता है। कभी भी ऐसा देखा है कि आज मैंने इसे ऐसे रखा टेबल पे, कुछ देर के बाद मैं देखती हूँ कि ये रेक्टेंगुलर या कि वॉइड शेप का हो गया? ऐसा तो नहीं होता है। जिस शेप का ये आज है उसी शेप का ये हमेशा रहता है। तो सॉलिड का शेप तो फिक्स है। लिक्विड का शेप क्या फिक्स है? चलिए देखते हैं। क्लियर? लिक्विड अगर इस ग्लास में है तो ये अगर इसे हम लोग सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें आफ्टर फ्रीजिंग, फ्रिज में रखने के बाद, और उससे आप घर पे करके देखना, मजा भी आएगा। तो इसका शेप कैसा होगा? ग्लास के जैसा। लेकिन अगर इसी लिक्विड को मैं एक कटोरे में डाल दूं, कटोरी में डाल दूं और उसे फ्रिज में डाल दूं, तो कैसा आइस जमेगा? इसका शेप जो होगा वो कैसा होगा? कटोरी के जैसा हो जाएगा। इट मीन्स लिक्विड का शेप फिक्स नहीं है। क्लियर ना? तो सॉलिड का शेप फिक्स है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं है। और एयर का क्या कोई शेप होता है? आपने देखा है कभी एयर का शेप? कभी कोई शेप नहीं होता। तो शेप के आधार पे आप लोगों का फिक्स हो गया, इट इज फिक्स, इट इज नॉट फिक्स, इट इज नॉट फिक्स्ड। ओके ना? साइज की बात करती हूँ। सॉलिड का साइज, क्लियर, वो हमेशा फिक्स्ड होता है। क्लियर? ये तो हम लोगों को समझ में आ रहा है। इसका जितना लेंथ, ब्रेथ, हाइट है वो हमेशा उतना ही रहेगा। लिक्विड का साइज, जब चूंकि शेप ही नहीं फिक्स है तो साइज कहाँ से फिक्स होगा? और गैस की तो बात ही अलग है। इतने बड़े अर्थ पर इतना सारा एयर है, उसका कोई भी चीज फिक्स नहीं है। तीसरा, वॉल्यूम की हम बात करें, नेचुरली जब शेप इसका फिक्स है, साइज इसका फिक्स है, तो नेचुरली इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा। लिक्विड शेप भी फिक्स नहीं है, साइज भी फिक्स नहीं है, तो वॉल्यूम का क्या? अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स में वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो किसी स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाए? हो सकता है ना? तो इसमें इसका शेप फिक्स नहीं है बट इसका वॉल्यूम फिक्स हो सकता है, क्योंकि दो शेप के वॉल्यूम और वो जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है एटमॉस्फेयर में या नेचर में वो उसका फिक्स है। बट गैस का तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। एक बहुत सारे गैस को आप एक कंटेनर में डाल दो, वो छोटे से कंटेनर में हट जाएगा, जैसे उसके ढक्कन को हटाओ वो पूरा फैल जाएगा। जस्ट लाइक एलपीजी गैस। एलपीजी गैस जो सिलेंडर हम लोग घर में यूज करते हैं, इसमें जो गैस डाला रहता है हाईली कंप्रेस्ड, काफी कंप्रेशन के साथ उसे बहुत सारे गैस को अंदर डाल दिया जाता है। जैसे उसके नोजल को ओपन किया जाता है, गैस रिलीज होके पूरे एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड, वॉल्यूम उसका काफी बढ़ जाता है। तो इसका ये तीनों कुछ भी फिक्स नहीं है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में काफी ज्यादा है, लिक्विड में मॉडरेट है, इन दोनों के बीच का ही रहता है मैक्सिमम इसकी प्रॉपर्टी, और इसमें तो लीस्ट है, ये इधर उधर घूमते ही रहता है। नेक्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जस्ट अभी मैंने अपने पिक के द्वारा, फोटो के द्वारा बताया था आप लोगों को। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसमें एकदम लीस्ट था, इसमें सारे पार्टिकल्स सटे हुए थे, इसमें मॉडरेट था और इसमें स्पेस बहुत ज्यादा था दो पार्टिकल्स के बीच में। नाउ नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज इट? एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू इट्स मोशन।
हम लोग जितने मोशन में रहते हैं यानी उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हमारे अंदर रहती है। चूंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर मूव नहीं करते, उनका बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होता है, वो काफी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में जुटे हुए रहते हैं, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी भी लिस्ट होती है। एनर्जी उनके पास इतनी नहीं होती कि वो एक दूसरे को छोड़ के इधर उधर चले जाए। और लिक्विड में मॉडरेट होती है, और गैसियस स्टेट यानी गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ये लिस्ट है। इसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने एक कटोरा लिया, क्लियर, उसके अंदर मैंने सॉल्ट डाल लिया, उसके अंदर मैंने सम सॉइल्स डाल लिया, मैंने कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया है। अब मैं वेट करती हूँ, देखती हूँ कि ये डिफ्यूज हो रहा है या नहीं, या मिल रहा है नहीं। क्या लग रहा है आप लोगों को? मिल रहा है ये? नहीं, इसमें डिफ्यूजन तो हो ही नहीं रहा। चलिए अब हम लोग लिक्विड की बात करती हूँ। ये लिक्विड है, इसके अंदर मैं दूसरा लिक्विड डाल रही हूँ। मैं कुछ भी स्टार नहीं करूंगी, खुद से अगर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। क्या हुआ? डिफ्यूजन होना शुरू हो गया। देखिए ये आपस में मिलने लगा, मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, कुछ नहीं चलाया, लेकिन ये देखिए खुद से ये मिलने लगा। आपको स्प्रेडिंग साफ साफ नजर आ रही होगी ये मिलते हुए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। अगर मैं गैस की बात कर रही हूँ, वंस अगेन आई यूज इंसेंस स्टिक, क्लियर, आप लोगों को दिखाने के लिए। इससे जो गैस के पार्टिकल्स निकल रहे हैं, क्योंकि ये जो इसका धुआं निकल रहा है वो गैसियस स्टेट में है, कितनी तेजी से ये पूरे कमरे को धुआं धुआं कर रहा है। इट मीन्स इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज्यादा है। क्लियर, देखिए इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना ज्यादा है। क्लियर, तो इस तरह से मैं बताना चाहती थी कि डिफ्यूजन सबसे कम किसमें हुआ? सॉलिड में। देखिए अभी तक ये नहीं मिल पाया। इसमें मॉडरेटली इसका स्पीड थोड़ा सा कम है, लेकिन सॉलिड से काफी ज्यादा है। और इसमें यानी गैसियस स्टेट में रेट ऑफ डिफ्यूजन तो सबसे ज्यादा हुआ। क्लियर, तो इस तरह से हम लोग की प्रॉपर्टी भी तैयार हो जाती है। मैं जो नोट्स डालूंगी उसमें प्रॉपर्टीज पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं, लेकिन अगर एग्जाम में डिफरेंशिएट करने आएगा प्रॉपर्टी वाइज तो आप लोग ऐसे ही डाटा बना के लिखिएगा ना। नेक्स्ट वन इज रिजिडिटी। रिजिडिटी मैंने बताया था अनफ्लेक्सिबिलिटी एंड अनफ्लूइडिटी, अनबेंडिंग प्रॉपर्टी। तो मान लिया कि ये सॉलिड है, इसकी प्रॉपर्टी क्या ये बेंड होता है? इसमें फ्लूइडिटी तो है ही नहीं बिल्कुल, क्लियर। लेकिन इसकी जो रिजिडिटी है वो मॉडरेट होती है, लगभग ज्यादा ही होती है, और नियर टू गैसियस स्टेट होती है। और इसमें तो रिजिडिटी होती ही नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर भी अगर कोई स्टूडेंट लिस्ट लिख देता है तो वो गलत नहीं, सॉरी नॉट इन डिफ्यूजन, रिजिडिटी में अगर कोई स्टूडेंट यहाँ लिस्ट लिख देता है तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड में भी रिजिडिटी नहीं होती है, इसमें फ्लूइडिटी होती है। जैसे मॉडरेट ना लिख के आप लिस्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि हैव नो रिजिडिटी कैपेसिटी। इन दोनों में इसमें मैक्सिमम रिजिडिटी होती है। फ्लूइडिटी, बहाव। अब क्या कभी ऐसा हुआ है कि सॉलिड आपने रखा है और ये बह के चला गया? नहीं। बट मॉडरेट और मैक्सिमम विथ रिस्पेक्ट टू गैस, इसमें फ्लूइडिटी थोड़ी कम होती है, बट विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड गैसियस लिक्विड स्टेट में फ्लूइडिटी बहुत 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 ज्यादा होती है। कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को दबाना। तो क्या हम इसे दबा सकते हैं? कंप्रेस करके क्या इसे अंदर कर सकते हैं? नहीं। यानी जो हमारा सॉलिड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, हम लोग इसे नहीं दबा सकते हैं। बट लिक्विड को दबाया जा सकता है। जब आप लोग, ये वाटर कलरिंग तो है जो हम लोग होली में रंग खेलते हैं, तो जब हम लोग पिचकारी में रंग भरते हैं और पिस्टन से उसे दबाते हैं तो हल्का सा तो लिक्विड हमारा दब ही जाता है। ये अगर आपकी पिचकारी बची होगी होली वाली में तो छुट्टी के दिनों में आप ये करके देखना। और कॉम्प्रेसिबिलिटी जो गैसियस स्टेट की होती है बेटा वो सबसे ज्यादा होती है। इसका मैंने एग्जांपल दिया है एलपीजी गैस की। एलपीजी गैस को हाईली कॉम्प्रेस, काफी प्रेशर के साथ दबाकर उसे हम लोग एक सिलेंडर के अंदर डाल देते हैं। क्लियर, यानी ये इसको सबसे ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। और क्यों किया जा सकता है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी डिस्टेंस में होते हैं, तो इसे हम लोग इजिली कंप्रेस कर सकते हैं ना।
इजिली, मतलब इतना अगर इसका वॉल्यूम है तो ये सिर्फ 5 ही तो थे, हम लोग इसे इतना कम में कर सकते हैं। बट लिक्विड में क्या था, थोड़े से ये नजदीक नजदीक थे तो इसे उतना ज्यादा नहीं दबाया जा सकता था। और सॉलिड में क्या कंडीशन था, देखिए मैंने छोटा सा जो बनाया है, सॉलिड में क्या कंडीशन था कि ये तो स्पेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ही नहीं, तो इसे कंप्रेस कैसे कर सकेंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की सबसे कम होती है। क्लियर। एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में कि व्हाई डाइवर्स आर एबल टू कट द वाटर। जब तैराक लोग पानी में तैरते हैं तो उनकी एबिलिटी, वो लोग ऐसे हाथ से पानी को काटते हैं क्योंकि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। एयर में तो बहुत है कि हम सभी करते रहते हैं दिन रात। क्लियर। लेकिन अगर एक पूरे बालू के अंदर किसी इंसान को दबा दिया जाए तो क्या वो अपने हाथ पैर को ऐसे ऐसे कर सकता है, या मिट्टी के अंदर नहीं कर सकता, क्योंकि वो सॉलिड होता है और उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एकदम नेग्लिजिबल होते हैं। एंड द लास्ट वन इज डेंसिटी। डेंसिटी मैंने जस्ट अभी डायग्राम के द्वारा बताया, सॉलिड में मैक्सिमम, इसमें मॉडरेट और इसमें लिस्ट होती है और क्यों होती है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी में जो मोस्ट एंड मोस्ट आपका कौन सा प्रॉपर्टी है जो सॉलिड लिक्विड गैस को क्लासिफाई करता है, इट मीन्स इन सारे प्रॉपर्टी, वो सारा प्रॉपर्टी किस मेन प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेकंड वन इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड द थर्ड इज काइनेटिक एनर्जी। ये 3 ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस पर आधारित ये हमारा सारा प्रॉपर्टी इसका डिपेंड करता है। इसलिए आप लोग को ये 3 चीज समझना इंपॉर्टेंट है। एंड हाउ टू रिलेट, ये मैंने अभी बताया, जैसे डेंसिटी कैसे रिलेट है ये मैंने डायग्राम के द्वारा बताया, वो आप लोगों को समझना जरूरी है। तो इस तरह से मैंने प्रॉपर्टीज भी बताई, सॉलिड लिक्विड गैस को क्लासिफाई भी किया। आप लोग का मन करे तो आप लोग नोट्स पर, अपने नोट्स में आप इस टेबल को भी उतार सकते हैं। अब मैं कुछ एक एक्सेप्शन केस देती हूँ जो जनरल बच्चे पूछते हैं, व्हाट इज इट, दिस इज इलास्टिक, ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, दिस इज सॉलिड एग्जैक्टली। अब ये सॉलिड है, क्लियर, अब ये सॉलिड है, देन व्हाई इट चेंज इट्स शेप, फिर इसका शेप क्यों चेंज हो रहा है, ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा कि इसका शेप क्यों चेंज हो रहा है। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। दुनिया के हर एक सब्सटेंस में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। अब किसी में नेग्लिजिबल हो या किसी में बहुत ज्यादा हो, तो ये सॉलिड है लेकिन इसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, ये स्पेशल केस है। क्लियर। लेकिन क्या ये शेप को अपने मन से चेंज कर रहा है, जैसे लिक्विड या जैसे गैस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विड मान लिया कि ग्लास में है तो नहीं करेगा बेटा, लेकिन अगर मैं जमीन पे गिरा दूं तो वो शेप तो चेंज कर लेगा। तो क्या मैंने इसे जमीन पे गिरा दिया या कहीं और रख दिया, इसका शेप चेंज हुआ नहीं। बट व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, इट चेंज इट्स शेप। जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस पर तो ये शेप को चेंज कर रहा है, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स छोड़ दे रहे हैं, इट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ये अपने ओरिजिनल शेप को चेंज फिर से रीगेन कर ले रहा है। और इसकी बाकी की सारी प्रॉपर्टी सॉलिड से मिलती है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज अ सॉलिड। एक मैं दूसरा एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। दिस इज स्पॉन्ज, ये स्पॉन्ज है, ये सॉलिड है या लिक्विड है, गैस है, नेचुरली इट्स अ सॉलिड। लेकिन चलो मैं इसे कंप्रेस करती हूँ, इट इज कंप्रेसिबल। क्लियर, ये कंप्रेस हो गया इजिली, छोड़ा फिर नॉर्मल हो गया, इट इज कंप्रेसिबल। क्लियर, नाउ इट इज कंप्रेसिबल, देखिए ये कंप्रेसिबल है, बट मैंने अभी तुरंत कहा था कि इट इज नॉट कंप्रेसिबल, देन व्हाई अ स्पॉन्ज इज कंप्रेसिबल। और अगर ये कंप्रेस हो रहा है तो हम लोग व्हाई वी कॉल इट सॉलिड, फिर हम लोग इसे सॉलिड क्यों कह रहे हैं, कोई और स्टेट का नाम दे देना। तो आप किसी भी स्पंज को ध्यान से देखना अपने घर पर, क्या होता है, स्पंज पोरस होते हैं, उनमें छेद छेद बना हुआ रहता है। कोई सा भी स्पंज आप उठा के देख लो, उसमें छेद छेद होते हैं और उसके पोर्स में एयर्स ट्रैप होते हैं, एयर्स रहते हैं। तो जब हम लोग किसी भी स्पंज को कंप्रेस करते हैं तो वो एयर वहां से निकल के चला जाता है। क्लियर, और इस वजह से वो कंप्रेस होता है। स्पंज का जो पार्टिकल्स वो कंप्रेस नहीं होता है, उसके अंदर जो एयर है वो वहां से स्कैप आउट हो जाता है, या कहा जाए तो वो कंप्रेस हो जाता है, नॉट
वो सॉलिड कंप्रेस नहीं होता है। तो ये दोनों एक्सेप्शनल केसेस थे सॉलिड के, जिसके कारण बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। आई थिंक आप लोगों का सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों क्लियर हो गया होगा और मैंने कोशिश तो की है कि ताकि आप लोगों का क्लियरिफिकेशन अच्छे से हो जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी चैप्टर का। टिल देन बाय।